नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड से उत्पन्न स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की। आरटी-पीसीआर जांच दोगुनी करने के निर्देश दिए। देश में स्वस्थ होने वालों की दर 93.09% हुई। श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा 2020 से संबंधित संहिता के तहत प्रारूप नियमों को अधिसूचित किया। महाराष्ट्र की लोनार और उत्तर प्रदेश की कीथम झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जाने माने बांग्ला फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। पटना में एनडीए के घटक दलों की संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर जनता दल यूनाइटेड के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में उन्हें फिर से पार्टी का नेता चुना गया। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुरोध पर वो राज्य में एनडीए सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए हैं। नीतीश कुमार कल दोपहर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल फागू चौहान नीतीश कुमार तथा अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पटना में आज एनडीए के घटक दलों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला भाजपा के निर्वाचित विधायकों के साथ विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। एनडीए विधायक दल के नेता श्री नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और उप नेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं। डिप्टी सीएम का फैसला तो यह सब बैठकर करेंगे लोग। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने भी एनडीए को समर्थन दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नीतीश कुमार 7वीं बार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल का नेता चुना गया है। मंत्रिमंडल में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड कोटे से कितने को मंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर दोनों दलों के बीच विचार विमर्श का दौर जारी है। एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी से एक के मंत्री बनाए जाने की खबर है। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी घटक दलों के बीच विचार मंथन किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मंत्रिमंडल के गठन में सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि बिरसा मुंडा सही अर्थों में गरीबों के मसीहा थे। भगवान बिरसा मुंडा ने सिर्फ अपने पारंपरिक तीर कमान से ही बंदूक और तोपों से लैस अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। दरअसल जब लोगों को एक प्रेरणादायी नेतृत्व मिलता है तो फिर हथियारों की शक्ति पर लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति भारी पड़ती है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने यह सब कर दिखाया। वंचितों और शोषितों के अंधेरे से भरे जीवन में सूरज की तरह चमक बिखेरी। प्रधानमंत्री ने झारखंड के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस पर भी बधाई दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के दमन के खिलाफ जनजातियों को एकजुट किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा की बहादुरी और दृढ़ निश्चय ने अन्यायपूर्ण औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बहुत सी जनजातियों को प्रेरित किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि बिरसा मुंडा को जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। श्री नायडू ने झारखंड की जनता को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वनों की भूमि झारखंड खनिज संपदा की भी धनी है और इस क्षेत्र के लोग राष्ट्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। भारत ने शुक्रवार को नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के अकारण उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के उप उच्चायुक्त को बुलाकर इस महीने की 13 तारीख को जम्मू कश्मीर के कई सेक्टरों में गोलीबारी पर जबरदस्त विरोध दर्ज किया। इस गोलीबारी में 4 नागरिकों की मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जाना निंदनीय है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी और वाल्मीकि समाज के लोग अब वोट डाल सकेंगे और चुनाव लड़ सकेंगे। 1947 से उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं था। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने और नए अधिवास कानूनों से पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों और वाल्मीकि समाज के लोगों को केंद्र शासित प्रदेश में मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है। पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी मुख्यतः जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और उन्हें स्थायी नागरिक नहीं माना जाता था। वर्तमान में ऐसे लोगों के 20,000 परिवारों की जनसंख्या 4 लाख से अधिक है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने और नौकरियों के लिए आवेदन करने का अधिकार मिल गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गई और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली में कोविड की ताजा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राजधानी में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए RT-PCR जांच को दोगुना करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद गृहमंत्री ने कहा कि दिल्ली में संक्रमण की जांच के लिए प्रयोगशालाओं का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए और ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR की मोबाइल वैन तैनात की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अस्पतालों की क्षमता के साथ ही अन्य स्वास्थ्य ढांचागत सुविधाओं को भी बढ़ाया जाना चाहिए। DRDO के कोविड अस्पताल में ICU बिस्तरों की संख्या 250 से 300 तक बढ़ाई जाएगी। धौलाकुआं में यह अस्पताल इस साल मई में बनाया गया था ताकि कोविड से गंभीर रूप से संक्रमित लोगों का इलाज किया जा सके। अमित शाह ने कहा कि छतरपुर में 10,000 बिस्तरों वाले कोविड केंद्र में भी ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि MCD के कुछ अस्पतालों को कोविड से मामूली रूप से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए तैयार किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 93.09% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 82 लाख से अधिक हो गई है। देश में नए मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 5.44% है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,79,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान मिले 41,000 से अधिक नए मामलों को मिलाकर कुल मामलों की संख्या 88 लाख को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की प्रभावी रणनीति के सफल क्रियान्वयन से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.47 है, जो विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में न्यूनतम है। पिछले 24 घंटों में 447 नई मौतों को मिलाकर अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या 1,29,635 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,05,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई।
अब तक देश में संक्रमण के 12 करोड़ 48 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,235 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर राजधानी में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,85,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक 4,37,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 7,606 रोगी स्वस्थ हुए और शहर में 95 लोगों की कोरोना से मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 7,614 हो गई है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में विभिन्न कोविड अस्पतालों में 2,140 लोग स्वस्थ हुए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक कुल 8,54,011 कोविड संक्रमित मामले दर्ज हुए, जिनमें से 8,28,484 लोग ठीक हुए तथा 18,659 लोगों का इलाज चल रहा है। 6,868 लोगों की मौत हुई है। 91,54,000 नमूनों की जांच अब तक की जा चुकी है। केरल में आज कोविड के 4,581 नए मामले सामने आए, जबकि राज्य में संक्रमण से 6,684 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस प्रकार आज राज्य में संक्रमित लोगों से अधिक स्वस्थ होने वालों की संख्या का आंकड़ा सामने आया। केरल में सक्रिय मामलों की संख्या 74,802 हो गई है। इस बीच कोविड से हाल में 21 और मौतों की पुष्टि होने के साथ ही राज्य में मृतकों की कुल संख्या 1,869 हो गई है। कर्नाटक में राज्य सरकार द्वारा 17 नवंबर से सभी कॉलेज फिर से खोलने की घोषणा को देखते हुए बेंगलौर विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की कक्षाएं शुरू करने की तैयारी कर ली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वेणु गोपाल के.आर. ने कहा है कि कोविड महामारी को देखते हुए सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। बैंगलोर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर वेणुगोपाल जी ने बताया है कि विश्वविद्यालय धन विनियोग आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी नियमों का पालन किया जाएगा। भौतिक रूप में विद्यार्थी कक्षा में हाजिर होने से जुड़े सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 5 टास्क फोर्स बनाए गए हैं। शुरुआत में डिग्री और पीजी स्तर के अंतिम वर्ष के कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को ही कॉलेज में पढ़ने का निर्णय लिया गया है। जो विद्यार्थी कक्षा आना चाहते हैं उनको माता पिता का लिखित अनुमति लाना आवश्यक होगा। अन्य सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे। कॉलेज के इमारत, शौचालय, कक्षा और प्रयोगालय सैनिटाइज किए जाएंगे ताकि संक्रमण न फैले। प्राध्यापक, विद्यार्थी और कॉलेज में काम कर रहे कर्मचारियों को कोविड परीक्षा लेना आवश्यक है। सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स वालों को ही कॉलेज आने दिया जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने संक्रमितों के संपर्क सूत्र और उनसे बचाव के तुरंत उपाय करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़ने और उससे होने वाली मौतों पर चिंता व्यक्त की। श्री ठाकुर ने अधिकारियों को कोविड अस्पताल और कोविड देखभाल केंद्रों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ और अधिक संख्या में एम्बुलेंस तैयार की जाए ताकि गंभीर परिस्थितियों में रोगियों को कोविड देखभाल केंद्रों या कोविड अस्पतालों तक तुरंत ले जाया जा सके। इस बीच आज राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 6,623 हो गई। मंडी जिले में 1,512, शिमला में 1,362 और कुल्लू जिले में 984 मामले दर्ज किए गए। राज्य में अब तक संक्रमितों की संख्या 29,457 पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 22,370 रोगी स्वस्थ हो गए। कोविड-19 से राज्य में 435 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कल से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। कई प्रसिद्ध मंदिरों में कोविड से बचाव के सभी इंतजाम के साथ भीड़भाड़ रोकने के लिए खास व्यवस्था की जा रही है ताकि दर्शनार्थियों को कोई परेशानी न हो। उस्मानाबाद के प्रसिद्ध तुलजापुर मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए ऑनलाइन पास जारी करने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में उस्मानाबाद जिले में प्रसिद्ध तुलजा भवानी माता के दर्शन के लिए तुलजापुर मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क पास की व्यवस्था की है। ये पास मंदिर की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध किए जाएंगे। साथ ही जिन्हें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है वे लोग ये पास 4 जगहों से व्यक्तिगत तौर पर पा सकते हैं।
मंदिर समिति के व्यवस्थापक तथा तुलजापुर के तहसीलदार सौदागर सौंदाड़े के अनुसार हर 2 घंटे के अंतराल के बाद मंदिर सैनिटाइज किया जाएगा और हर अंतराल के बाद कोविड-19 के मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए 500 श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। फिलहाल मंदिर में किसी भी तरह के धार्मिक विधि और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा और इस व्यवस्था की प्रगति का ब्यौरा लेने के बाद इन्हें शुरू करने के बारे में निर्णय होगा। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज बताया कि अगले जनवरी या फरवरी तक कोविड वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाएगी। दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, उसमें से थोड़े से क्लिनिकल ट्रायल्स में एडवांस स्टेजेस में पहुंच गए हैं। 3-4 हमारे भारत के हैं उसमें, और उसमें से भी 2 तो थर्ड फेज में पहुंच गए हैं। और उस सबके आधार पर हमें उम्मीद है कि जैसे नया साल शुरू होगा 2021, तो पहले महीने में नहीं तो दूसरे महीने में हमारे को निश्चित रूप से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें कोविड के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि मृत्यु दर कम बनाए रखने के लिए हमें सभी प्रयास करने होंगे। We have to really continue our fight against COVID-19. This is not the time to say that the war is over. The war is still on, and therefore we have to take all efforts to bring the number of cases down, to save lives, and to do that, every person, every citizen has to have a disciplined behavior. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड से उत्पन्न स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की। RT-PCR जांच दोगुनी करने के निर्देश दिए। देश में स्वस्थ होने वालों की दर 93.09% हुई। श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा 2020 से संबंधित संहिता के तहत प्रारूप नियमों को अधिसूचित किया। महाराष्ट्र की लोनार और उत्तर प्रदेश की कीथम झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जाने माने बांग्ला फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा 2020 से संबंधित संहिता के तहत प्रारूप नियमों को अधिसूचित कर दिया है। प्रारूप नियमों में कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, सामाजिक सुरक्षा और भवन तथा अन्य निर्माण कामगारों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों आदि से संबंधित उपकर के बारे में संहिता में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था है। मंत्रालय ने हितधारकों से इस बारे में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि प्रारूप नियमों की अधिसूचना की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रारूप नियमों में केंद्र सरकार के पोर्टल पर असंगठित कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों आदि सहित आधार आधारित पंजीकरण की भी व्यवस्था है। विदेशी निवेशकों ने अभी तक नवंबर में भारतीय पूंजी बाजारों में 35,100 करोड़ रुपए से अधिक राशि डाली है। ये निवेश कंपनी परिणामों और सरकार द्वारा सुधारों से जुड़े उपायों की घोषणा के बल पर आया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI ने 2 नवंबर से 13 नवंबर की अवधि के दौरान इक्विटी बाजार में 29,436 करोड़ रुपए का निवेश किया और ऋण बाजार की श्रेणी में 5,673 करोड़ रुपए का निवेश किया। भारतीय पूंजी बाजार में नवंबर के दौरान अब तक कुल शुद्ध विदेशी निवेश 35,109 करोड़ रुपए रहा। पिछले महीने FPI ने पूंजी बाजारों में 22,033 करोड़ रुपए की कुल राशि डाली थी। पिछले 4 दिनों में फर्जी बिल जारी करने के मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस DGGI के सूत्रों ने बताया कि नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC की वास्तविक राशि का पता लगाया जा रहा है।
सूत्रों ने कहा कि गिरोह में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खोज और जांच अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो मामले में लाभार्थी भी हैं और जिन्होंने वस्तु और सेवा कर तथा आयकर से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए नकली बिल का इस्तेमाल किया है। इन मामलों में शामिल प्रमुख वस्तुओं में लोहा और इस्पात, तांबे के तार, प्लास्टिक के दाने, सिले सिलाए वस्त्र, सोना और चांदी, कृषि उत्पाद, दुग्ध उत्पाद और मोबाइल शामिल हैं। डीजीजीआई ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर चोरी और आईटीसी के धोखेबाजों के खिलाफ अभियान और तेज किए जाने की आशा है। अगले कुछ दिनों में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में 2 और आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ये 2 स्थान महाराष्ट्र की लोनार झील और उत्तर प्रदेश के आगरा का सुर सरोवर है, जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। श्री जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा कि आर्द्रभूमि क्षेत्र दुनिया के ऐसे स्थल हैं जो पानी को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। ये धरती पर सबसे प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र हैं। भारत ने 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए आर्द्रभूमि क्षेत्रों के विकास और रखरखाव का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जन्म जयंती के अवसर पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शांति की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उनके सम्मान में बनाई गई 151 इंच लंबी शांति की प्रतिमा अष्टधातु से बनी है, जिसमें अधिकांश हिस्सा तांबे का है। इसे राजस्थान के पाली जिले में जोधपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। 1870 में जन्मे श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज ने भगवान महावीर के संदेश को प्रचारित करने के लिए निस्वार्थ भाव से लगन के साथ जैन संत के रूप में अपना जीवन बिताया। उन्होंने आम लोगों की भलाई के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए लगातार काम किया तथा कविताओं, निबंधों और भक्ति रचनाओं जैसे प्रेरक साहित्य की रचना भी की। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान किया और स्वदेशी का प्रचार किया। उनकी प्रेरणा से कई राज्यों में कॉलेजों, स्कूलों और अध्ययन केंद्रों सहित 50 से अधिक शैक्षिक संस्थान काम कर रहे हैं। उनके सम्मान में स्थापित की जा रही इस प्रतिमा को शांति की प्रतिमा नाम दिया गया है। श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का देहावसन 1954 में हुआ था। लोकप्रिय अभिनेता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सौमित्र चैटर्जी का आज कोलकाता के एक नर्सिंग होम में देहांत हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पिछले महीने की 6 तारीख को अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि बाद में वे कोरोना से उबर गए थे। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि अन्य बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। कोलकाता से हमारी संवाददाता सुष्मिता मंडल ने ये रिपोर्ट भेजी है। सौमित्र चटर्जी ने आकाशवाणी कोलकाता केंद्र में उद्घोषक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी और महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अपूर संसार में अपू का चरित्र निभाकर बड़े पर्दे पर पहली बार कदम रखा। इस जोड़ी ने 14 फिल्मों में अपना जादू बरकरार रखा। बीमार होने से पहले वो बड़े और छोटे पर्दों पर सक्रिय रहे। उन्होंने देश और विदेश में कई पुरस्कार हासिल किए, जिसमें पद्म भूषण और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर शामिल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौमित्र चैटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि सौमित्र चैटर्जी के निधन से भारतीय सिनेमा ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सौमित्र चैटर्जी को दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण जैसे कई राष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौमित्र चैटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके निधन से सिनेमा के साथ ही पश्चिम बंगाल और भारत के सांस्कृतिक जगत को भी अपूरणीय क्षति हुई है।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी सौमित्र चैटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि सौमित्र चैटर्जी के निधन से फिल्म उद्योग को भारी क्षति हुई है। उन्होंने श्री सौमित्र के परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा ने आज केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर उन्हें आरटीआई आवेदनों को निपटाने की प्रक्रिया में किए गए सुधार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के बावजूद जून महीने में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ज्यादा तेजी से आरटीआई आवेदनों को निपटाया गया। उन्होंने कहा कि सूचना आयोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किए जाने की वजह से यह संभव हो सका है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। नई व्यवस्था के तहत ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं हैं, इस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित राज्य सूची वाले विषयों से अलग अन्य विषयों के बारे में भी आरटीआई आवेदन दाखिल कर सकते हैं। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह कोहरा छाया रह सकता है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में वर्षा के साथ आंधी आ सकती है। तापमान 24 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और तापमान 21 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्रीनगर में हल्का हिमपात हो सकता है। यहाँ तापमान 2 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू में तापमान 14 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। लेह में हल्के हिमपात का अनुमान है। तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गिलगित में बारिश या हिमपात हो सकता है। तापमान 6 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आमतौर से गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 6 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मौसम के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। जम्मू कश्मीर में दीपावली के अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कल शाम पवित्र गुफा तीर्थ में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। ये विशेष पूजा शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और मानवता की भलाई के लिए आयोजित की गई थी। वैदिक मंत्रों और अन्य आयोजनों के बीच देवी को 56 भोग अर्पित किए गए। श्राइन बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप तीर्थयात्रियों के लिए सभी संभव सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा विभिन्न शुभ अवसरों पर लोगों के लिए विशेष पूजा, हवन, यज्ञ और अन्य अनुष्ठानों के आयोजन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और श्राइन बोर्ड के अधिकारी उपस्थित थे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आज से 7 त्योहार स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। इनमें से 5 रेलगाड़ियां गुवाहाटी सिकंदराबाद, गुवाहाटी पुणे, न्यू तिनसुकिया रांची, गुवाहाटी हावड़ा और अगरतला हावड़ा के बीच चलाई जा रही हैं। 2 अन्य रेलगाड़ियां अगरतला और प्रयागराज के बीच चलेंगी। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि चालू खरीफ सीजन में सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य 52,781 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है। इससे 24 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में धान की खरीद बिना किसी बाधा के जारी है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 230,52,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी, जबकि इस वर्ष 279 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो कि पिछले साल की तुलना में 21.27% अधिक है। मंत्रालय के अनुसार तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से मूल्य समर्थन योजना के तहत 45 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन अमेरिका के कैरी में खेली जा रही एटीपी अटलांटिक टायर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला अमेरिका के डेनिस कुंडला से होगा। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 एकदिवसीय मैच, 3 2020 मैच और 4 टेस्ट मैच खेलेगी। तीनों एकदिवसीय मैच 27 नवंबर, 29 नवंबर और 2 दिसंबर को सिडनी में खेले जाएंगे। इसके बाद 3 T20 मैच होंगे। टेस्ट श्रृंखला 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड से उत्पन्न स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की। आरटी-पीसीआर जांच दोगुनी करने के निर्देश दिए। देश में स्वस्थ होने वालों की दर 93.09% हुई।
श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा 2020 से संबंधित संहिता के तहत प्रारूप नियमों को अधिसूचित किया। महाराष्ट्र की लोनार और उत्तर प्रदेश की कीथम झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जाने माने बांग्ला फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।